नमस्कार, गुड मॉर्निंग। कैसे हो बच्चों? स्वागत है आपका आज की कक्षा में। केंद्रीय विद्यालय संगठन की तरफ से आयोजित की जाने वाली परीक्षा पीजीटी हिस्ट्री सब्जेक्ट के लिए आपकी ये क्लास है। मैं मनोज कुमार, दृष्टि ऑनलाइन टीचिंग प्लेटफॉर्म से आपका शिक्षक। कैसे हो आप सभी? कल की क्लास में हमने थोड़ा सा एक इंट्रो किया था कि भाई सिलेबस क्या है, पाठ्यक्रम के साथ साथ आपकी रणनीति क्या होनी चाहिए, पिछले प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर आपको सोल्व करने चाहिए या नहीं करने चाहिए, उससे क्या फ़ायदा होगा, क्या फ़ायदा मिलेगा आपको, एक रणनीति और दिशा बनाने में क्या योगदान होता है पिछले पेपर का। ठीक है, कनेक्ट हो गए तो एक बार हाय हेलो कर लो भाई, फिर अपनी क्लास शुरू करते हैं। नॉर्मली इतिहास का एक हमने थोड़ा सा आपको वर्गीकरण कराया था कल की क्लास में कि भाई जो हमारा भारत है उसका नाम जो है वो किस प्रकार पड़ता है ना। तो हिंदुस्तान शब्द किसने यूज किया था, इंडोस शब्द किसने यूज किया था, हिंदोस शब्द यूज किसने किया था, हिंदुस्तान शब्द का मतलब क्या है, भारत और राष्ट्र का मतलब क्या है ना। ये चीजें मैंने आपको पिछली क्लास में बताई थी। अब थोड़ा सा एक चीजें और बता देते हैं कि जो भारतीय इतिहास के जब परिचय की बात आती है तो उस परिचय में हम थोड़ा सी कुछ चीजें आपको बताते हैं। क्या बताते हैं कि भाई ये जो परिस्थितियां हैं हमारी, ये पिछली क्लास में भी मैंने आपको थोड़ा सा समझाया था कि कैसे भारत का जो यहाँ पर जो ईरान है, ये जो पाकिस्तान है और ये जो अफगानिस्तान है और इसके बाद आपका क्या है, इराक। कैसे हो भाई? आज बच्चे लाइव जुड़ जाएं तो एक बार जल्दी से मैसेज कर दीजिए। और इस परिस्थिति में हमारे देश के अंदर जो इराक है, इसको आपको पता है क्या बोलते हैं? आज भी अगर क्वेश्चन आ जाए तो आपको थोड़ा सा आइडिया हो कि इराक है, इसको हम बोलते हैं मेसोपोटामिया। हालांकि मेसोपोटामिया की जो सभ्यता है वो कहीं ना कहीं ईरान के अंदर भी थी। ईरान को बोलते हैं फारस या पर्शिया, फारस या पर्शिया बोलते हैं। ठीक, यहाँ से जो भारत के अंदर सिंध का जो, यानी कि ये जो सिंध का एरिया है, इस सिंध के ऊपर बार बार क्या हुए हैं, आक्रमण हुए। और ये आपकी क्या है, सिंधु नदी है ना। तो इस सिंधु नदी के कारण ही सिंडस या इंडस, कुछ ऐसे नाम आपको हम पिछली क्लास में बताए। यहाँ एक पुस्तक आती है चचनामा। चचनामा जो सिंध का ये एरिया है, निचला सिंध, इसमें इसके शासक की कहानी, राजा चच की कथा, जो एक ब्राह्मण वंशीय शासक था। ये अभी हमें पूरा नहीं पढ़ना, सिर्फ आपको मैं पुस्तक का नाम बता रहा हूँ क्योंकि भारत के इतिहास का इंट्रोडक्शन है। तो इतिहास का इंट्रोडक्शन है तो वो थोड़ा सा आपको डिटेल में पता होना चाहिए। जो चचनामा पुस्तक है, इसका जो मूल लेखक है
वो आपका कौन माना जाता है चचनामा का मूल लेखक? वो अली महमद है, जो अरबी भाषा में लिखता है। और ये जो पुस्तक है वो कौन सी भाषा में है? अरबी भाषा मूलतः। चचनामा जो आपके सिंध के इतिहास का, राजा चच के इतिहास का वर्णन देती है भी, कैसे जब राजा चच था, और राजा चच का पुत्र जो है वो क्या है? राजा दाहिर है। इस दाहिर के ऊपर ही आपका जो आक्रमण करने वाला है वो कौन है? मोहम्मद बिन कासिम, 712। तो मोहम्मद बिन कासिम ने जो राजा चच के पुत्र दाहिर पर आक्रमण किया, उसकी कहानी हम बाद में बताएं, क्योंकि आपके सिलेबस में डायरेक्ट वो है भी नहीं, लेकिन नॉलेज आपको थोड़ी सी होनी चाहिए। तो फारसी में इसको बदलता है, अरबी से फारसी में इसको कन्वर्ट या ट्रांसलेट करता है बाय अली कोफी। ठीक है बच्चों, तो अली कोफी इसको टारगेट मतलब कि ट्रांसलेट करता है, और ये ट्रांसलेट करता है 1216 में। इसी चचनामा पुस्तक के कुछ अन्य नाम भी, यहाँ बच्चे बड़े कंफ्यूज हो जाते, इसलिए मैं थोड़ा सा यहाँ बताना चाहता हूँ कि चचनामा पुस्तक के कुछ और नाम क्या हो सकते हैं। क्लियर है यहाँ तक? जो राजा चच के पुत्र दाहिर पर आक्रमण करता है, तो इसको बोलते हैं फतेहनामा। इस पुस्तक का नाम है फतेहनामा, जिसमें सिंध के इतिहास की जानकारी मिलती है। तहकीक अलस ए हिंद, तहकीक अलस ए हिंद ये पुस्तक है, इसी का नाम है। ठीक है, तहकीक अल ए हिंद, मैं अल लिख रहा हूं, ध्यान रखना। तहकीक अल है, उल नहीं है, इसलिए यहाँ पर क्लियर कर रहा हूँ मैं आपको। तो तहकीक अलस ए हिंद, तहकीक अल ए हिंद, फतेहनामा, और ऐसी ही शाहनामा पुस्तक भी है। तो उस फतेहनामा में और शाहनामा में कंफ्यूज मत हो जाना। शाहनामा की पुस्तक है बाय फिरदौसी, ये भी सिंध के बारे में जानकारी देती है। ठीक, तो जो शाहनामा है ये मिनहास उस सिराज लिखता है, जिसने पुस्तक में हिंदुस्तान शब्द यूज किया था। और ये फिरदौसी लिख दिया, मिनहास उस सिराज, जो फारसी भाषा में, फारस का था, फारसी भाषा में ये ईरान, इसलिए पहले वो बताया कि ईरान का मतलब क्या, फारस का मतलब क्या है। ठीक, और अल बेरूनी ख्वारिज्म के ममूनी शासक का मंत्री, जो महमूद गजनी ने आक्रमण करके जीता था। तो ये जो चीजें हैं ये यहाँ पर आ गई, और यहीं पर आपका क्या है, ख्वारिज्म का शासक बाद में कौन बनता है? महमूद गजनी। ठीक, यहाँ क्या इतिहास है, थोड़ा सा ये भी देख लो। देखो अब टेक्नोलॉजी का क्या फायदा है, जुड़ गए तो भाई मैसेज कर दो। ख्वारिज्म के ममूनी शासक का मंत्री था, ख्वारिज्म के ममूनी शासक,
एक मंत्री है, उसका नाम है अल-बेरूनी। इस अल-बेरूनी को महमूद गजनी इससे खरीदता है, तो ये दासी होते थे। महमूद गजनवी इसको 997 ईस्वी में खरीद लेता है, ख्वारिज्म के मामूली शासक के मंत्री से पास था। तो 997 कर रहा हूँ, 1017 में इसको खरीदता है, और ये गजनवी के आक्रमण के समय भारत आता है। जब गजनी ने आक्रमण किए, जीते, तो इसको खरीद लिया, और फारसी, अरबी और संस्कृत का ज्ञाता है। भारत में आके संस्कृत सीखता है, ज्योतिष भी सीखता है, और ये पुस्तक लिखता है तहकीक ए हिंद। ठीक, इस पुस्तक के कुछ और नाम भी हैं। तहकीक ए हिंद को किताब उल तहकीक अल हिंद कहते, सॉरी, तहकीक उल हिंद कहते, किताब उल हिंद कहते हैं। तो तहकीक हिंद का मतलब होता है इतिहास, तहकीकात करना, जैसे आपने नाम सुना होगा फिल्मों में भी। तो ये तहकीक उल हिंद, तहकीक ए हिंद, किताब उल हिंद, और भारत की खोज। भारत एक खोज नहीं है, भारत की खोज है, यानी कि भारत के बारे में जानकारी। ये पुस्तक अल-बेरूनी की है, जबकि तहकीक अलस ए हिंद या तहकीक अल है हिंद चचनामा का नाम। इसलिए मैं थोड़ा सा डिटेल में आपको बता रहा हूं ताकि आप कंफ्यूज न हो। तो ये अरबी भारषियों में, अरबी भाषा में है ये पुस्तक, न कि फारसी में, न तुर्की में। हालांकि ये खुद अरबी, फारसी और संस्कृत का ज्ञाता था। तो अरबी भाषा में, और ये भारतीयों का निंदक न होकर प्रशंसक है, उनकी बौद्धिक सफलताओं का महान प्रशंसक था अल-बेरूनी। जबकि बाबरनामा में बाबर भारतीयों की कुछ बुराई भी करता है, कमी बताता है। तो यहाँ तक एक बार देख लो, क्या चीज़ें समझ में आ रही हैं, क्या नहीं, आपको पता चल जाएगा कि भारतीय इतिहास में चचनामा का और किताबुल हिंद का और शाहनामा का कोई जिक्र आ जाए तो आप कन्फ्यूज न हो। इसलिए मैं थोड़ा सा यहाँ पर सीखा बताया। ख्वारिज्म जो ये ईरान और अफगानिस्तान की सीमा पर है, थोड़ा सा नीचे आएगा। क्लियर भाई? जो भी बच्चे लाइव हैं, एक बार, क्योंकि आज टेक्निकल शायद प्रॉब्लम हो सकती है, तो पढ़ लिया करो भाई। तो किताबुल हिंद और किताब तहकीक उल हिंद और तहकीक अलस ए हिंद दोनों अलग अलग हैं। ठीक है, एक चचनामा का दूसरा नाम है, और एक किताब उल हिंद का दूसरा नाम है तहकीक हिंद या तहकीक उल हिंद। भारत की खोज, भारत एक खोज किसने लिखी? भारत एक खोज आपकी जवाहरलाल नेहरू की है। ये भारत की खोज है, कंफ्यूज नहीं होना है। तो एक बार देख लीजिए, लिख लीजिए, फिर हम आगे चलते हैं। क्लियर भाई? तो अब जो विधिवत विषय की बात करते हैं हम,
आपका पहला टॉपिक है एक हिसाब से फर्स्ट अर्बनाइजेशन, हड़प्पा सभ्यता। उससे पहले थोड़ा बैकग्राउंड क्या, जैसे पाषाण काल है, पाषाण काल में पूरा पाषाण काल जहाँ घुमंतु जीवन था, कोई स्थायी जीवन नहीं था, न आवास थे, न ढंग के कपड़े थे, नंगे घूमते थे, गुफाओं में रहते थे, कंदराओं में रहते थे, कंदमूल फल खा के गुजारा करते थे। भारत में कहीं दक्षिण भारत में पिकली हाल है, कई जैसे स्थान है, रेनीगुंटा है, दक्षिण भारत में कई स्थान है जहाँ से इनके प्रमाण मिले। पूरा पाषाण में आपका घुमंतु जीवन है, मध्य पाषाण में थोड़ा पशुपालन के प्रमाण मिलते हैं, बागौर से, राजस्थान से, मेहरगढ़ से कुछ साक्ष्य मिलते हैं, जो मेहरगढ़ पाकिस्तान में है, जहाँ मनुष्य ने थोड़ा सा पशुपालन करना शुरू कर दिया था, जबकि विधिवत रूप से स्थायी खेती करना नवपाषाण काल में शुरू किया था। तो 5 लाख से लगभग 50,000 10,000 तक आपका पूरा पाषाण काल समय माना। 10,000 में ही, यानी कि पूरा पाषाण के अंत में ही मनुष्य ने अग्नि के बारे में जानकारी ले ली थी, जिसको हम होमोसेपियंस कहते हैं। होमोसेपियंस हम और आप जिनके पूर्वज, वो हमारा पूर्वज और हम उनके उत्तराधिकारी, यानी कि आधुनिक मानव जो हम हैं, हमारा पूर्वज कौन है? होमोसेपियंस है। तो होमोसेपियंस की जो उत्पत्ति विकास का चरण है वो पूरा पाषाण काल में हो जाता है, 10,000 बीसी के आसपास। फिर आपका 10,000 से लेकर 6,000 बीसी के आसपास मध्य पाषाण काल चलता है। मध्य पाषाण काल में थोड़ा सा भाई उसके हथियार जो है, बुद्धि का थोड़ा सा विकास हुआ, नुकीले शार्प हथियार आ गए, और भीमबेटका की गुफाओं के जो चित्र हैं, जो एस बाकणकर ने 1968 में खोजी थी मध्य प्रदेश में, उसमें उन गुफा चित्रों से थोड़ा सा पता चलता है शिकार करना, तीर भाले बनाना, पत्थर के नुकीले हथियार बनाना, हालांकि धातु का भी कोई प्रयोग नहीं है। तो बागौर जो आपका राजस्थान में है, वहाँ से पशुपालन के साक्ष्य मिलते हैं, यानी कि पशुओं का पालना शुरू कर दिया था। नवपाषाण काल लगभग जो आपका 6,000 से लगभग 3,000 बीसी के आसपास जहाँ ये समय माना जाता है, तो नवपाषाण काल में विधिवत रूप से मनुष्य ने खेती करना, स्थायी आवास बनाना शुरू कर दिया था, सभ्य जीवन हो गया था, पहिए का आविष्कार हो गया था। इसलिए पहिए के आविष्कार को मानव जीवन की अंदर क्रांति का प्रतीक मानते हैं। तो नवपाषाण काल में स्थायी जीवन, कृषि, मध्य पाषाण काल में पशुपालन, घुमंतु जीवन, पूरा पाषाण काल में सिर्फ घुमंतु जीवन, कोई पशुपालन नहीं, कोई कृषि नहीं। वैसे जब खेती की बात करते हैं तो जो मेहरगढ़ है, वहाँ से सबसे प्राचीनतम साक्ष्य मिलता है पाकिस्तान में खेती का, जहाँ से आपके गेहूं के साक्ष्य मिलते हैं लगभग 5 से 6,000 बीसी के आसपास। यानी कि मध्य पाषाण काल खत्म हो रहा है, नव पाषाण काल शुरू हो रहा है। वहाँ पर आपके पूर्वजों ने, जो एंसेस्टर थे, उन्होंने हमारे खेती बाड़ी शुरू कर दिया था। तो मेहरगढ़ से जो है वो गेहूं के साक्ष्य मिलते हैं। नवदा टोली यूपी है, कोल्डी हवा, सॉरी, यूपी में कोल्डी हवा में धान के साक्ष्य मिलते हैं, प्राचीनतम साक्ष्य। और मेहरगढ़ से ही कपास के साक्ष्य भी मिलते हैं 5,000 बीसी के। तो सबसे पहले धान का है, लगभग 6 से 7,000 बीसी है। फिर आपका 6 से 5,000 के बीसी के आसपास गेहूं का साक्ष्य मेहरगढ़ से, फिर मेहरगढ़ से ही आपका कपास का भी साक्ष्य मिलता है। बाद में मोहनजोदड़ो से भी कपास के साक्ष्य मिले हैं 5,000 बीसी के आसपास। तो धान, गेहूं, कपास, ये लगभग, और दूसरा पहिए का प्रयोग। ये थोड़ा सा मैंने एक बैकग्राउंड बताया कि हड़प्पा सभ्यता एकदम से तो पनपी नहीं होगी, धीरे धीरे इन लोगों का विकास हुआ है, नगर बने हैं, जीवन परिवर्तन हुआ है, तो ही हड़प्पा सभ्यता का कहीं ना कहीं उद्भव होता है। तो कोई भी अब तक का डाउट हो तो आप पूछ सकते हो। तो भारतीय इतिहास में ये थोड़ा सा एक इंट्रो दिया मैंने कि पाषाण काल है। हालांकि मनुष्य ने सबसे पहले ताम्र धातु का प्रयोग किया था, इसलिए ताम्र पाषाण है कि तांबे और पाषाण का प्रयोग हो जाता है। लगभग 3500 बीसी के आसपास ताम्र और पाषाण का प्रयोग होने के साक्ष्य मिल जाते हैं। जैसे इनाम गांव है, दैमाबाद है महाराष्ट्र में, है पहाड़ सभ्यता है उदयपुर में, ये गिलुंद है, ये भी उदयपुर में है ना। यहाँ पर तांबे के कुछ प्रमाण मिले हैं, यानी कि तांबे के भट्ठी भी, तांबे के अवशेष भी मिले हैं। लेकिन हमारा जो प्रॉपर विषय है सिलेबस के अकॉर्डिंग, वो आपका हड़प्पा सभ्यता से शुरू होता है। तो अब हम क्या कर सकते हैं, शुरुआत हमारी हड़प्पा सभ्यता, इसको हम सिंधु घाटी सभ्यता भी कहते हैं।
इसको हम कांस्य युगीन सभ्यता भी कहते हैं। हड़प्पा सभ्यता क्यों कहते हैं, कांस्य युगीन सभ्यता क्यों कहते हैं? दरअसल क्या है कि मेन तो इसको सिंधु सभ्यता, सिंधु घाटी की सभ्यता या हड़प्पा सभ्यता के तीनों नामों का प्रयोग किया जाता है। जब 1921 में इसके स्थलों की खोज की जा रही थी तो मार्टिन व्हीलर ने इसे सिंधु घाटी सभ्यता का नाम दिया था। उस वक्त भारतीय पुरातत्व विभाग के अध्यक्ष थे, तो 1921 में ये नाम मार्टिन व्हीलर ने दिया था। लेकिन क्यों दिया कि मोस्टली इसके जो स्थल हैं वो सिंधु नदी के इर्द गिर्द देखे गए, जैसे मोहनजोदड़ो है, आमरी है, पोटदीजी है, निचली सिंधु क्षेत्र में है, सिंधु की सहायक नदी रावी के पास हड़प्पा को खोजा। तो मोस्टली जो नगर थे वो सिंधु नदी के आसपास थे, तो इसलिए इसको सिंधु घाटी सभ्यता का क्या दे दिया नाम। कोई बात नहीं। लेकिन समय के साथ साथ पता चला कि भाई सुतकागंतौर भी है, सुरकोटदा भी है, दैमाबाद भी है, आलमगीर भी है, तो इसका मतलब सिंधु घाटी से अलग भी जगह इसके नाम होने लगे। तो जब जम्मू कश्मीर में भी इसका स्थल मिल रहा है, उत्तर प्रदेश में मिल रहा है, तो इसलिए इसका जो नाम है खोजा गया, जो पहला स्थल है उसी के नाम पर इसका वापिस पड़ गया। तो हड़प्पा के नाम से इसको हड़प्पा सभ्यता भी कहते हैं। दूसरा, कांस्य युगीन क्यों बोलते हैं भाई? कांस्य युगीन का मतलब क्या है, यानी कि इस सभ्यता में कांस्य का प्रयोग होता है। तो कांस्य का प्रयोग, कांसा एक है मिश्र धातु, मिश्र धातु का मतलब इसमें दो चीजें मिली हुई हैं, तांबा प्लस टीन। तो इनको किस अनुपात में मिलाया जाए, तांबे और टीन को, कि कांसे का प्रयोग हो, इसलिए इसको कांस्य युगीन सभ्यता भी कहते हैं। पहली बात तो जब इस सभ्यता की बात करते हैं तो हड़प्पा सभ्यता का उद्भव, कालक्रम, विकास, ये चीजें पता, क्योंकि क्वेश्चन आपके यहां से ही उद्भव क्या है, कालक्रम क्या है, विकास क्या है। साथ फिर जब विकास की बात करते हैं तो इसमें प्रमुख विशेषताएं क्या है, ठीक। और विशेषताओं में आ जाएगा जैसे इस सभ्यता में नगरीय जीवन कैसा था, ठीक, नगर थे या नहीं थे। साथ ही समाज कैसा था, वहाँ पर कुछ शासन की बातें आते हैं तो शासन प्रशासन कैसा था, वहाँ के लोगों का धर्म विश्वास कैसा था, वहाँ के लोगों की संस्कृति कैसी थी, और उनके लोगों का व्यापार, वाणिज्य, व्यवसाय, ये किस प्रकार का था, यानी कि वो आजीविका कैसे कमाते। लास्ट में इसका आएगा फिर हम इतनी विकसित सभ्यता थी तो पतन कैसा। तो ये सभ्यताएं जो है, कहीं भी किसी भी वंश को हम पढ़ेंगे तो भी हमें ये पढ़ना पड़ेगा, ये उस वंश के राजाओं की वंशावली का उद्भव निकास कहाँ से हुआ, विकास के दौरान उसमें क्या उतार चढ़ाव हुए, राजनीतिक सामाजिक धार्मिक क्या बदलाव हुए, व्यापार वाणिज्य में क्या बदलाव हुए, वो सारी चीज़ें हर वंश की पढ़नी पड़ेंगी, चाहे वो मौर्य वंश हो चाहे गुप्त हो। मेन तो तीन ही है, मौर्य है, गुप्त है और वर्धन, बाकी छोटे छोटे बीच में कड़ियाँ हैं। तो ये हमें सब जगह पढ़ने पड़ते हैं। तब सभ्यता के उद्भव से संबंधित क्या मानसिकता है, देखो हड़प्पा संस्कृति का जो उदय है वो ताम्र पाषाणी पृष्ठभूमि पर। पृष्ठभूमि का मतलब हुआ है कि हड़प्पा सभ्यता के उदय से पहले ताम्र पाषाण कैलिकोलिथिक एज आ चुका था, जिसमें पाषाण के साथ साथ ताम्र का प्रयोग हो चुका था लगभग 4000 BC के आसपास। तो ताम्र पाषाण युगीन संस्कृतियां
आपकी हड़प्पा के पहले से और हड़प्पा के बाद तक चलती है। तो जब सभ्यता का उद्गम और जब विकास की बात करते हैं, ठीक, और सभ्यता के उद्भव की बात करते हैं, तो ताम्र पाषाण काल था। धीरे धीरे लोगों के अंदर व्यापारिक, वाणिज्यिक, व्यवसाय, कृषि का कौशल उद्भव हुआ और उससे धीरे धीरे बड़े बड़े नगर, महानगर बने। तो वास्तव में इस सभ्यता की जो प्रथम जानकारी है, चार्ल्स मेमम एक अधिकारी था, अंग्रेज। तो यहाँ हम थोड़ा सा इसके बारे में जानकारी देंगे। ये देखो, थोड़ा सा हम समझा दें कि जो ये देखो, हड़प्पा के प्रमुख स्थलों की बात करें, आपको दिखाई भी दे रहा होगा कि ये जो रावी नदी है, ये है मांडा और ये है रावी नदी। रावी नदी के दाएं तट पर है हड़प्पा। फिर ये सिंधु में मिल जाती है, ये है आपकी सिंधु। ये आती हुई और ये ऐसे इस प्रकार आपकी मुड़ जाए। तो इसके दाएं तट पर है सिंधु नदी के मोहनजोदड़ो, ठीक। ये डाबरकोट, ये पाकिस्तान, ये मेही, ये अली मुराद, ये बालाकोट जो स्ट्राइक हुई थी वो आपकी, यहाँ पर सुतकाको, ठीक, और यहाँ पर है आपका सुतकागन दौड़, ठीक, और ये है सुरकोट। तीनों अलग अलग है। तो कहानी क्या है, ये आपका लोथल है, थोड़ा सा एरिया हमें पता, लोथल है, रंगपुर है, रोजदी है, धोलावीरा है, देसलपुर है, भगतराव है, और इसके नीचे है आपका दैमाबाद। ये आपका साउथन जगह है। ये आलमगीरपुर है, आपका ईस्टर्न प्रदेश है, यानी कि सबसे पूर्वी ये है। ये मांदा है, ये आपका नॉर्थ प्लेस है। और ये सुतकोगंदौर है, ये आपका वेस्ट, यानी कि उत्तर, दक्षिण, पूर्व, पश्चिम, सारे स्थान आपको पता चल गया। मोहनजोदड़ो, कोट दिज्जी आपका सिंधु नदी के इस किधर है। चंदूहड़ो आपका ये है, ये चंदूहड़ो है, ये कोट दिज्जी है, ये कालीबंगा है, ये बनवाली है, ये रोपड़ है, ठीक, ये बनवाली, ये रोपड़, ठीक। और कालीबंगा के साथ ही बनवाली के पास ही आपका मीताथल है, हरियाणा में, ठीक। और यहाँ इसके थोड़ा बनवाली के थोड़ा से हिसार में ही आपका क्या है, राखीगढ़ी है। और थोड़ा सा इसका इधर और ऊपर जाएंगे तो अभी यहाँ पर मैं इस जगह का नाम बताऊं, ये जो है पता है, ये है हरियाणा में सबसे लेटेस्ट साइट है। ये लेटेस्ट साइट का मतलब जो नया स्थल पता चला हरियाणा, लेकिन ओल्डेस्ट है, ये ओल्डेस्ट प्लेस है हरियाणा के फतेहाबाद डिस्ट्रिक्ट में। क्या नाम इसका पता है? क्या मतलब है, कौन सी जगह है जो आपकी 7300 भिरडाना, 7550 बीसी। तो अब तक जो भिरडाना है, जो नया खोजा गया स्थल है, ये 7550 बीसी में जाता है, जहां आपका पूरा पाषाण काल का समय भी माना जाता है। लेकिन इसके जो मृद भांड मिले हैं, जो अवशेष मिले हैं, अवशेषों से जानकारी होगी, तो उसकी विशेषताएं हड़प्पा से ही मिलती जुलती हैं, इसलिए इसको हड़प्पा का स्थल माना गया। तो सबसे बाद में खोजा गया 2018 में, लेकिन ये सबसे पुराना है 7550 बीसी, यानी कि 10,000 साल हो गए। बीसी है यानी कि 7500 तो वो, और 2000 ये, लगभग 9500 साल पुराना स्थल हो गया। तो इसके बारे में जानकारी क्या होती है, देखो, ये जो सिंधु नदी है, इस की घटना की जानकारी क्या होता है। 18
26 में चार्ल्स मेमन हड़प्पा के स्थल से बड़ी संख्या में ईंटें प्राप्त करता है। 1826 में चार्ल्स मेमन जो है वो हड़प्पा के आसपास भ्रमण कर रहा है। इसको क्या मिलती है, यहाँ पर कुछ ईंटों की प्राप्ति होती है। क्यों कर रहा है भाई भ्रमण, ये पागल था क्या रीजन? थोड़ा सा फैक्ट होना चाहिए ना, किसने सबसे पहले। होता क्या है कि ये सिक्कों का अध्ययन करने वाला है, न्यूमिस्मेटिक्स। न्यूमिस्मेटिक यानी कि सिक्कों का अध्ययन करने वाला है। तो ये इसको आदत थी भी घूमने की, सिक्कों का अध्ययन करता है, इसका पेशा था। तो इसको पहली बार ये पता चला 1826 में चार्ल्स मेसन, अंग्रेज अधिकारियों को इसके विवरण की जानकारी मिलती है। और उसके बाद 1831 में एक और अधिकारी है, इसकी जानकारी देने वाला वो है कर्नल बर्न्स, अलेक्जेंडर बर्न्स। इसका क्या रोल है भाई अलेक्जेंडर बर्न्स का? ये क्या करता है कि रणजीत सिंह से मिलने जा रहा था, एक व्यापारी था, महाराजा रणजीत सिंह से मिलने जा रहा था। उस दौरान इसको भी कुछ जानकारी मिलती है, यहाँ भी कुछ है। और इसकी पुस्तक है ट्रेवल इनटू बुखावरा, व्यापारी है। 1834 में इसकी बुक पब्लिश होती है, ट्रेवल्स इनटू बुखारा। बुखारा कहाँ पर है? अफगानिस्तान। तो व्यापारी है भाई ये, इसको भी कुछ आभास हुआ कि हाँ कुछ चीजें हैं। तो काबुल में इसकी क्या कर दी, उसकी नज़र भी हड़प्पा पे पड़ी थी, लेकिन लास्ट में काबुल में इसकी क्या कर दी, हत्या कर दी लुटेरों ने, बेचारा मारा। दो आदमियों का नाम होगा, चार्ल्स मेमन ने, या चार्ल्स मेसन भी नाम लिख देते हैं कई जगह, इसकी जानकारी दी सबसे पहले 1826 में। फिर 1831 में चार्ल्स बंद जुड़ता है, उसकी भी हड़प्पा नजर पर गई। 1834 में पुस्तक लिखता है, महाराजा रणजीत सिंह से भी मिलता है, और काबुल में उसकी क्या हो जाती है, हत्या कर दी जाती है। ठीक। फिर अलेक्जेंडर कनीमंगम। अब होता क्या है कि 1853 से 1857 अलेक्जेंडर कनिंगम, इसका नाम जो इनके बारे में उत्सुक होता है। तो अलेक्जेंडर कनिंगम ने हड़प्पा के खंडहरों का निरीक्षण, कि भाई 2 बार खबर आ चुकी है कि जांच करें इसकी। तो हड़प्पा के खंडहरों का निरीक्षण करता है 53 से 57 के बीच। और इससे पहले 1850-53 में ही कराची टू लाहौर रेलवे लाइन बिछाई जा रही थी। उस लाइन के काम के दौरान भी कुछ सामग्री मिली 1853 के आसपास। कराची और लाहौर के बीच में जब हड़प्पा के खंडरों की खुदाई हुई तो कुछ अति प्राचीन और पूर्ण विकसित सभ्यता का अस्तित्व का पता चला। और कनिमंग जो है वो ब्राह्मी लिपि का विशेषज्ञ था।
कनिंगम ब्राह्मी लिपि का विशेषक, तुम्हें पता है इसका शिष्य कौन था? इस कनिंगम का ही जो शिष्य है वो है जेम्स प्रिंसेप। ये वही प्रिंसेप है जो अशोक के अभिलेखों को पढ़ता है पहली बार 1837 में, सॉरी 73 में। तो ये कराची और लाहौर की घटना हुई और ब्रंटन बंधु खुदाई के समय जब रेलवे की इंजीनियरिंग चल रही थी तो जॉन बंटन और विलियम बंटन ये इसका पता लगाते हैं 1856 में। जॉन बंटन और विलियम बंटन, इन बंधुओं को कुछ और जानकारी मिलती है 1856 में। ये रेलवे लाइन के इंजीनियर थे। तो 1850 के बाद जो जगह जगह रेलवे का काम शुरू हुआ, 1853 में रेलवे लाइन की काम शुरू लाहौर और कराची के अंदर होता है। 53 में तो रेल चल पड़ी थी वैसे मुंबई में, मुंबई और थाने के बीच। अब ये 56 में एकदम से रेल बनेगी नहीं। ये बंटन बंधु रेलवे इंजीनियर थे, इनको कुछ पता चला। और जॉन कनिंगम जो अलेक्जेंडर कनिंगम है, ये 1861 में अध्यक्ष बनते हैं पहले। और किसके अध्यक्ष बनते हैं? इंडियन आर्कोलॉजिकल डिपार्टमेंट, भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग के हेड बने। उस वक्त आपके वायसराय हैं कैनिंग। तो कैनिंग के समय भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग की स्थापना हुई कलकत्ता में। उसके हेड कौन बने? अलेक्जेंडर कनिंगम। आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया भी बोल सकते हैं, है ना। इंडियन आर्कियोलॉजिकल डिपार्टमेंट भी बोल सकते हैं, भारतीय पुरातत्व विभाग, भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण संस्थान। तो इसकी अध्यक्षता हो। अब ये काम चलता रहा ऐसे ही। फिर 1921 में, अब यहाँ पर जो इंडियन आर्कियोलॉजिकल डिपार्टमेंट है, इसके 1904 में हेड बनते हैं सर जॉन शॉ। सर जॉन शॉ इसके हेड बनते हैं 1904 में। वायसराय है लॉर्ड कर्जन उस वक्त। तो सर जॉन शॉ अध्यक्ष बनते हैं। सर जॉन शॉ का सर जॉन मार्शल, जहाँ 400 तो भाई गवर्नर जनरल थे। सर जॉन मार्शल जो है इसके हेड बनते हैं। और मार्शल के ही शिष्य हैं या इसके गाइड में काम करने वाले, जैसे आप पीएचडी करो तो आपको जाना पड़ता है, तो उसके साथ काम कर रहे हैं बीरी या बहादुर राय दयाराम साहनी, डीआर साहनी और आरडी बनर्जी। ये दोनों इसी के निर्देशन में सहायक है। और इनको 1921 में हड़प्पा का पता चला, पहला स्थल। और इसको 1922 में मोहनजोदाड़ो को पता चला, आरडी बनर्जी को। ये इस प्रकार हड़प्पा सभ्यता का पता चलता है। लेकिन मार्टिन व्हीलर 1921 में इसका नाम, क्योंकि सिंधु सभ्यता के आसपास, सिंधु नदी के आसपास है दोनों, तो इसलिए मार्टिन व्हीलर इसका नाम सिंधु सभ्यता बोलता है। बाद में अलग अलग जगह पर नाम मिले तो हड़प्पा ही नाम दे। ये यहाँ तक का था। एक बार देख लीजिए, नोट करना तो नोट कर लीजिए, फिर हम आगे चलते हैं।
तो कैसे चार्ल्स मेमन, फिर अलेक्जेंडर बर्न्स, फिर आपका अलेक्जेंडर कनिंगम, फिर आपका ये बर्टन बंधु, फिर आपका सर जॉन मार्शल, और फिर डी आर साहनी और आर डी बनर्जी। ये कुछ हड़प्पा सभ्यता के उद्भव से संबंधित उत्खनन कार्य है। अच्छा भाई, जिस इतिहास की जानकारी पूरी तरह पुरातात्विक अवशेषों पर ही पता चले, जैसे कोई गुफा चित्र मिल गया, कोई हड्डी के अवशेष मिल गए, कोई जीवों के अवशेष मिल गए, कहीं और चित्र मिल गए हैं, हड्डियां मिल रही जैसे यहाँ से, या नगर के अवशेष मिल गए, तो उसके आधार पर जो जानकारी मिलते हैं उसको हम बोलते हैं पराग इतिहास, जहाँ कोई लिखित साक्ष्य नहीं मिलता, जैसे पाषाण काल। लेकिन जिस इतिहास की जानकारी के लिए पुरातात्विक अवशेष तो है ही हैं, लेकिन साथ ही लिखित साक्ष्य भी मिलते हैं, परंतु उन लिखित साक्ष्यों को पढ़ा नहीं जा सका, समझ में नहीं आया। जैसे हड़प्पा लिपि आज तक पढ़ नहीं पाए, जो चित्रात्मक लिपि है, उस इतिहास को बोलते हैं आदि इतिहास। ठीक, यानी कि जहाँ जानकारी के स्रोत तो है दोनों, अवशेष भी और लिखित भी, पुरातात्विक साहित्य, लिखित साहित्य मिलते हैं, लेकिन लिखित सामग्री पढ़ नहीं पाए, उसको आद्य इतिहास कहते हैं। तो इसमें हड़प्पा सभ्यता। लेकिन जब इतिहास के स्रोत विधिवत रूप से लिखित मिलने लग जाएं और समझ में भी आ जाएं, सिर्फ अवशेषों के आधार पर ही जानकारी ना मिल रही हो, बल्कि लिखित सामग्री भी मिल जाए और वो पढ़ने में सक्षम हो जाए, उसको हम ऐतिहासिक काल कहते हैं। वो आपका शुरू होता है वैदिक काल से, जहाँ आपके वेदों की रचना हुई और वेदों के माध्यम से इतिहास की जानकारी प्राप्त होती है। उस वक्त वैदिक और उत्तर वैदिक काल, फिर आपका मौर्य काल आ जाता है, तो वो आपका ऐतिहासिक युग कहा जाता है। तो प्राग इतिहास, आदि इतिहास और इतिहास, ये तीनों आप भी ध्यान रखें। क्लियर भाई? अब हम बात करते हैं हड़प्पा सभ्यता का उद्गम तो हो गया, कैसे पता, मतलब ये टाइम का भी पता करें और चरण का भी पता चले। इंडस वैली सिविलाइजेशन बोलेंगे हम शॉर्टकट में। इसका एक तो हमें क्या करना है, उद्गम या फिर विकास, जिसको हम चरण बोलेंगे, उद्गम या विकास चरण, और एक हम देखेंगे इसमें कालक्रम, यानी कि इसका समय क्या रहा, इसके बारे में अलग अलग आइडिया माने जाते हैं हड़प्पा सभ्यता के। ठीक, तो पहला माना जाता प्रथम चरण या पूर्व हड़प्पा। इसको हम बोलते हैं पूर्व हड़प्पा। ये जो पूर्व हड़प्पा है, ये एक हिसाब से आपका क्या माना जाता है, ताम्र पाषाण काल ही माना जाता है, क्योंकि ताम्र पाषाण काल की पृष्ठभूमि में ही इसका विकास हुआ है। पहले ताम्र पाषाण ही आया, फिर आपके बाद कांस्य युग। भाई तांबा नहीं होगा तो कांसा कहाँ से बना, है ना? तो ताम्र पाषाण काल ही माना जाता है। और इसमें यह जो लगभग है समय मेहरगढ़, जहाँ कृषि के और पशुपालन के प्राचीनतम साक्ष्य मिलते हैं, तो यहाँ पर जो स्थल आता है वो आपका मेहरगढ़ आता है। तो मेहरगढ़ से मैंने आपको बताया था कि 5000 BC इसके साक्ष्य मिलते हैं गेहूं और कपास, यानी कि विधिवत खेती का पहला साक्ष्य आपका जो मोहनजोदड़ो से 150 मील उत्तर की तरफ है, ये है आपका मेहरगढ़। ठीक, दूसरा है द्वितीय चरण, ये पहला, यह है द्वितीय चरण। स्टेजेस हैं या फेज है, इसको हम चरण को हम और क्या बोल सकते हैं, फेज बोल सकते हैं, यानी कि सेकंड स्टेप जो समय बढ़ेगा आगे। तो द्वितीय चरण का मतलब क्या हुआ, इसको हम आरंभिक हड़प्पा भी बोलते हैं। आरंभिक हड़प्पा लगभग क्या माना जाता है आपका
3500 या 3300 BC के आसपास में। और इसमें कोट दीजी आमरी जो सिंधु का निचला क्षेत्र था, देखिए ये रहा, ये जो आमरी है और जो कोट दीजी है ये रहा, ये वाला जो हिस्सा चंदोड़ो कोट दीजी आमरी, ये जो है आपका हिस्सा माना जाता है आरंभिक यानी कि निचला सिंधु क्षेत्र। इसमें आपके दो स्थल हैं, कोट दीजी आमरी, और तो और इसमें कालीबंगा भी आएगा, क्योंकि कालीबंगा एकमात्र ऐसा स्थल है जो आरंभिक हड़प्पा में भी है, मैच्योर हड़प्पा में भी है, और उत्तर हड़प्पा में यानी कि हड़प्पा के बाद भी है। और जो मेहरगढ़ है, ये अभी क्या बताया था, मेहरगढ़ मोहनजोदड़ो से 150 मील उत्तर में। तीसरा है तृतीय चरण, जिसको परिपक्व हड़प्पा कहते हैं, यानी कि फुल फ्लो पे। परिपक्व हड़प्पा का मतलब क्या होता है, यानी कि हड़प्पा सभ्यता पूरी तरह शबाब पे थी, चरम पे थी, यानी कि अपना पूरा विकास के समय थी। और ये लगभग माना जाता है 2600 से 1900 BC। इसमें आपका आएगा मोहनजोदड़ो, हड़प्पा, कालीबंगा, ठीक है, धोलावीरा, इस प्रकार के जो स्थल मेन नगर होते थे वो आपके इसमें आते हैं। तो कालीबंगा इसमें सबसे इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये तीनों जगह, ठीक। और चौथा चरण लास्ट हड़प्पा का उद्गम का जब बात करें हम, तो जो फोर्थ स्टेप है, चतुर्थ चरण, इसको लेटर हड़प्पा भी बोलते हैं या उत्तर हड़प्पा बोलते हैं, यानी कि हड़प्पा का पतन शुरू हो जाएगा। और ये समय माना जाता है भाई आपका 1900 से लेकर लगभग 1300 BC। इसमें फिर आपका क्या आ जाएगा, कालीबंगा, लोथल, और ये जो बाद के स्थल आए हैं, रोपड़, कालीबंगा देखो यहाँ भी है, यहाँ भी है, यहाँ, तीनों जगह। इसमें लोथल है, भवन निर्माण कार्य चरम काल में है, जो 2100 के आसपास शुरू हुआ। तो सिंधु के नगरों के लक्षण मौजूद हैं इन 4 चरण, देख लीजिए एक बार। कल तो कुछ बच्चे लाए थे भी, और देखो सिर्फ डेमो से काम नहीं चलेगा, आपको विधिवत रूप से निरंतर क्लास लगानी पड़ेगी बाल को, ताकि आपकी कंटिन्यूटी बनी रहे। क्लियर। अब थोड़ा सा इसका
समय निर्धारण और देख लेते हैं कि जो काल क्या है, कब से कब मानी जाती है, किन किन इतिहासकारों ने इसके बारे में क्या क्या समय या काल का निर्धारण का पैमाना माना है, कि किसके अकॉर्डिंग इसका समय कितना है। जैसे मार्शल क्या कहता है कि मार्शल के अकॉर्डिंग इसका जो समय है बच्चों वो है 3250 से 2750 BC, यानी कि इस समय मार्शल मानता है कि ये समय रहा होगा। सर जॉन मार्शल ये कहता है 20 के आसपास होता है। इसको जो ईरान का सरगोसा अभिलेख है, सरगोसा जो शासक होता है उसके बेस पे मानता है। उसके बेस पे सर जॉन मार्शल जो है ये मानते हैं, मार्शल के अकॉर्डिंग ये। ठीक, चलो भाई। वहीं व्हीलर महोदय जो है वो कहते हैं कि अधिकांश जो मोहरें हैं वो दर्शाती हैं कि लगभग 2350 से 1750 के मध्य उसका व्यापार चरम पे था, है? लेकिन वही जो मैच्योर काल है, तो व्हीलर का आइडिया है 2500 से 1500, जो औसतन सभी जगह पड़ा है। ये बेस किसको मानता है? व्यापारिक व मोहर, इसकी जो मोहरें हैं और व्यापार की अवस्था उसके बेस पर मानता है व्हीलर। तीसरा है रेडियो कार्बन। जो रेडियो कार्बन है जिसका मतलब होता है C14 पद्धति, वहां के जो अवशेष है उनकी कार्बन डेटिंग करवाई तो वो मानते हैं 2350 से 1750 BC, ये समय मानते हैं। NCERT जो आप बुक पढ़ते हो वो मानती है 2500 से 1800 BC। ठीक, और VA स्मिथ, इतिहासकार विंसेंट अयर स्मिथ, ये इसको 2500 से फिर 1500 BC। ठीक, और जो मोस्टली आपके इतिहासकार हो तो सब आ ही गए। एक DP अग्रवाल है भारतीय इतिहासकार, उनका भी पता होना चाहिए आपको, क्योंकि सारे अंग्रेजी थोड़ी पढ़ोगे भाई आप। DP अग्रवाल जो है ये कहते हैं कि भाई कालीबंगा, कोटदीजी और लोथल के जो अवशेष हैं उनके आधार पर हड़प्पा का जो कालक्रम है वो 2300 से 1700 के बीच हो। 50 कुछ उसका कोई फार्मूला। एक इतिहासकार है फेयर सर्विस, ये फेयर सर्विस जो क्वेटा पाकिस्तान है, क्वेटा घाटी में इसने उत्खनन कार्य किया था और उसने हड़प्पा से बता कालक्रम बताया 2000 से 1500। ये बहुत कम। खैर इस प्रकार ये मोस्टली जो समय है ऐसे ही निर्धारित किया गया। तो आपका NCERT का आपको पता होना चाहिए, मार्टिन व्हीलर का, और औसतन आपका 2500 से 1500 ही माना जाता है कार्बन डेटिंग का। ये समय निर्धारण है, देख लीजिए इसको।
क्लियर भाई? ये समय का निर्धारण भी हो गया, है ना, उद्गम के विकास के चरण का भी पता चल गया कि किस दौरान कौन सा चरण हुआ है। अब थोड़ा सा हड़प्पा सभ्यता के कुछ स्थल, जो मेन स्थल हैं, उत्तर दक्षिण पूर्व पश्चिम, तो आपको पता ही चल गया, उसको फिर से हम एक बार दिखा देते हैं। जैसे वो तो दिखाया ही था, इसमें भी देख लो एक बार कि कहाँ पर पेशावर है, कहाँ इस्लामाबाद है, कुछ अन्य स्थान भी हैं। तो मुंडीगाख अफगानिस्तान, रहमान डेरी ये पाकिस्तान में है, ये ध्यान रखना। तो कौन सा हड़प्पा स्थल अफगानिस्तान में है, ये पूछा हुआ है। ये क्वेटा है जो अभी उसने बताया था, फेयर एंड सर्विस ने पाकिस्तान काटी। ये दबार कोट, फिराक, ये मेहरगढ़ है। देखो यहाँ पर आपका मोहनजोदड़ो है ये, ठीक। और सारा ये आपका वैदिक सरस्वती नदी भी दिखा रखी है। ये किसी जमाने में वैदिक सरस्वती नदी जो अभी चर्चा में है, ये आपका हड़प्पा है। और यहाँ पर आपका मोहनजोदड़ो है, ठीक। तो मोहनजोदड़ो से 150 मील अभी बताया मैंने उत्तर में, सॉरी, ये रहा मोहनजोदड़ो से 150 मील उत्तर में, ये है मोहनजोदड़ो। नीला ही कर दिया। ये है मेहरगढ़, ये है मोहनजोदड़ो, ये चंदुहड़ो, ये आमरी कोट दीजिए, धोलावीरा या अलगस्थान, ये बालाकोट स्ट्राइक है। तो ये कुछ इस तरह भी आप समझ सकते हो। बनवाली, है ना, राखीगढ़ी, मीताथल, दिल्ली, ये मथुरा, यहाँ पर आलमगीर है, ये रोपड़ हो गया है। तो ऐसे ही इस जगह से पता चलता है। ये सतलुज नदी है, ये आपकी रावी नदी है, ये झेलम है, ये चिनाब है, रावी, सतलुज, व्यास, ये ऊपर से नीचे तक स्थल। एक डायग्राम और देखो, ये देखो, रोपड़, हुलास, राखीगढ़ी, मीताथल, आलमगीरपुर है, भगवानपुरा, बनावली, कालीबंगा, ये आपका हड़प्पा, एक रहमान डेरी, और काबुल, मुंडीगाख यहीं पर है, क्वेटा, डाबरकोट, मोहनजोदड़ो, ठीक है, कोट दीजी, चंदुहड़ो, आमरी, अलाहदीनो, बालाकोट, ठीक। और सुतकागंदौर सबसे वेस्ट, फिर बता रहा हूँ, ठीक। तुर्कोटदा, देशलपुर, धोलावीरा, रंगपुर, यहाँ पर ही ये आपका लोथल है। ऊपर लोथल है, नीचे रंगपुर है, नीचे रोजदी है। और यहाँ पर आपका भगत राव है, और नीचे आपका दैमाबाद है महाराष्ट्र में। तो सबसे दक्षिण स्थान है दैमाबाद। ये आलमगीरपुर है, सबसे ईस्ट है। फिर बता रहा हूँ, यहाँ पर मांदा है, ये रहा, ये सबसे नॉर्थ है। तो नॉर्थ, साउथ, ईस्ट, आपका वेस्ट। तो यहाँ सुतकाको है। तो सुतकाको अलग है, सुरकोट, सुतकागंदौर अलग है, सुरकोटदा अलग है। तो सब में कंफ्यूज मत हो जाना भाई। तो इनके अंदर अगर सबसे बड़े स्थल देखें, तो मेन प्रमुख स्थल देखें, तो सारे तो प्रमुख है नहीं। प्रमुख स्थल है मोहनजोदड़ो, ठीक, हड़प्पा, धोलावीरा, लोथल, कालीबंगा, ये हैं इसके प्रमुख नगर। तो धोलावीरा, मोहनजोदड़ो, हड़प्पा, और एक आपका राखीगढ़ी,
ये प्रमुख साइट है जहां से आपके ऑन एवरेज क्वेश्चन पूछ जाते हैं। ये अगर राजधानी पूछा जाए मोहनजोदड़ो, हड़प्पा, धोलावीरा, लोथल, कालीबंगा, तो ये तो प्रमुख स्थल है, लेकिन इनकी अलग अलग राजधानियां पूछी जाए तो उसमें राखीगढ़ी नहीं है। इसको अलग कर दूं तो ये है आपकी राजधानी है, और इसको भी शामिल कर लूं तो ये प्रमुख बड़े नगर। सबसे बड़ा स्थल कौन सा है? सबसे बड़ा ओवरऑल क्षेत्रफल के हिसाब से तो आपका ध्यान रखना राखीगढ़ी आएगा। और पाकिस्तान में पूछा जाए तो मोहनजोदाड़ो, और भारत में पूछा जाए तो ओवरऑल वही आएगा, राखीगढ़ी। ठीक। सबसे पुराना समय के हिसाब से तो आपका सबसे पुराना स्थल है बिरडाना। अभी मैंने बताया बिरडाना, जो सबसे नया खोजा गया है 2018 में हरियाणा में। कितना समय बताया था? 7550 BC। तो कुछ ऐसे स्थल हैं हड़प्पा सभ्यता के, वो आपके क्वेश्चन ऐसे भी पूछे जा सकते हैं। ये सारा फैक्चुअल इंफॉर्मेशन है, एक बार नजर डाल लीजिए। ठीक है बच्चों, ये प्रमुख साइट हो गए, समय हो गया, उद्गम काल, चरण, उद्गम से संबंधित, उद्भव से संबंधित व्यक्तियों का योगदान है। ये है हड़प्पा सभ्यता से संबंधित प्रमुख फैक्चुअल एक सिनेरियो, भी क्या सिस्टम था। सिविलाइजेशन का मतलब बताओ अब क्या होता है? क्या मानते हो सिविलाइजेशन? साइकोलॉजी में आपने पढ़ा होगा सामाजिकरण, सांस्कृतिकरण, दो चीजें पढ़ी होंगी। एक शब्द होता है और एक अधिगम से होता है। तो कौन सा शब्द है, सामाजिकरण है या सांस्कृतिकरण है? सांस्कृतिकरण हम सीखते हैं, संस्कार, रिवाज, रीति रिवाज, खान पान, रहन सहन हम देख के सीखते हैं, ये अधिगम होता है। जबकि सामाजिकरण स्वाभाविक होता है, क्योंकि हम अकेले रह ही नहीं सकते। मनुष्य एक सामाजिक प्राणी, सामाजिक प्राणी का मतलब क्या हुआ? हम एकांकी जीवन नहीं जी सकते, हमें परिवार चाहिए, मित्र चाहिए, दोस्त चाहिए, प्यार चाहिए, माँ बाप चाहिए, साथी संगी चाहिए। इसका मतलब सामाजिकरण तो स्वाभाविक होता है, मनुष्य स्वभाव से ही सामाजिक। लेकिन सांस्कृतिकरण आपको चरणबद्ध तरीके से जिस समाज में आप रहते हो उसके तौर तरीके आपके स्वभाव में आत्मसात हो जाते हैं अभ्यास से।
प्रतिक्रिया से, अवलोकन से, वो आपका सांस्कृतिकरण कहलाता है। और सिविलाइजेशन इन दोनों को जोड़ देती है कि आपका समाज कैसा है, आपकी सभ्यता कैसी है। समझ समझ तो लास्ट क्लास में हम एक थोड़ा टॉपिक पे आ गए थे, मतलब कि आप वाली क्लास में नहीं, इससे पीछे असिस्टेंट प्रोफेसर, वो भी हिस्ट्री की क्लास थी, कि हमारे समाज में क्या अब समस्याएं हैं। इतिहास का ही विषय था। तो क्या हमारे समाज में आज शिक्षा का, नैतिकता का, धार्मिक मामलों का स्तर, लेवल पहले से निम्न स्तर का हुआ है या उच्च स्तर का हुआ है? इसमें भी दो पार्ट आ जाते हैं कि गुणात्मक रूप से और मात्रात्मक रूप से। गुणात्मक का योग अभी क्वालिटी क्या आ रही है नैतिकता की और शिक्षा की। मात्रात्मक का तो मतलब कितने लोग अब साक्षर हैं, कितने लोग शिक्षित हैं, कितने लोगों को ज्ञान है पढ़ने का, लिखने का, सुसभ्य बोलने का। तो अब डिग्रियां हैं, कॉलेज हैं, स्कूल हैं, ज़्यादा है। उसके हिसाब से तो बहुत से लोग साक्षर और शिक्षित हैं भारत में, 75% से ज़्यादा है। मात्रात्मक रूप से बढ़ गए, स्कूल भी बढ़े। क्या क्वालिटी अप्रोच में हमारी शिक्षा में कोई ऐसी खामियां, नैतिकता में हमारी कुछ खामियां, कि भ्रष्टाचार भी बढ़ रहा है, कानून का मिसयूज हो रहा है, कोर्ट में केसों की भरमार है, फैमिली कोर्ट में। फिर हमारी शिक्षा किस काम की? क्या कमी है फिर उस शिक्षा में ऐसा कि हम जाति और धर्म के समीकरण से थोड़ा सा ऊपर नहीं उठ पा रहे? राष्ट्रीयता की, भारतीयता की, इंसानियत की जब बात आती है, तब उसमें ये शिक्षा कितना योगदान देती है? क्या इसमें वो क्वालिटी है? क्या महिला संबंधी अधिकारों की, स्वतंत्रता की, समानता की बात करें हम, उनमें क्या चेंज हुआ है? तो जहां बात उठी थी कहां से? सभ्यता। सभ्यता का मतलब होता है जो समाज, जिस समाज में आप रह रहे हो, वहाँ ग्रेटिट्यूड, एटीट्यूड क्या है, किस शैली से आप अपना जीवन जी रहे हो, आपके आजीविका के साधन क्या है, आपके मान्यताएं, विश्वास, रिवाज, ये क्या है? अंधविश्वास तो नहीं? पहनावा क्या है, खान पान क्या है, रहन सहन कैसा है, मांसाहारी भोजन करते हो या शाकाहारी भोजन करते हो, व्यापार करते हो या नहीं करते हो, खेती करते हो या पशुपालन करते हो, इसके आधार पर भी वर्गीकरण होता है। गांव में रहते हो या शहर बने हुए हैं, घर छोटे छोटे हैं या बड़े हैं, गलियां कैसी हैं, गलियों में लाइट की व्यवस्था, प्रकाश की व्यवस्था, गलियां चौड़ी हैं तो आपके जीवन में, देखो किसी के घर से भी आप आइडिया लगा सकते हो। आप अपने मित्र के घर में जाते हो तो सामान अस्त व्यस्त पड़ा है, गंदगी पड़ी है। एक दूसरे मित्र के घर में जाते हो, सब कुछ जचा जचा है, वेल मैनेज, साफ सुथरा, अच्छी सुगंध आ रही है। आपके दिमाग में क्या जाएगा? कौन सा घर अच्छा है, कौन सा घर सुसभ्य है? सारे किताब अच्छी तरह रखी हुई, कोई डस्ट नहीं, धूल का एक पार्ट भी नहीं है। और एक घर में आप गए, वहां सब कुछ अस्त व्यस्त पड़ा है, बदबू आ रही है। तो आपके दिमाग में क्या एटीट्यूड बनेगा, क्या नजरिया बनेगा? एटीट्यूड का मतलब लोग आपसे बोलते हैं एटीट्यूड दिखा रहे, घमंड दिखा रहे, नहीं। तो उस वक्त 2500 साल पहले, जो सो कार्ड तुम अपने आप को आज आधुनिक बोलते, जहां लोगों के पास कोई मशीन नहीं, कोई एक्सरे नहीं, कोई अल्ट्रासाउंड नहीं, कोई हवाई जहाज नहीं, कोई बस नहीं, कोई फोन नहीं, सोचने के बिना तुम्हारा जीवन कैसा हो। आज मैं कोचिंग के लिए अपने ऑफिस के लिए चला तो फोन भूल गया, वापिस जाना पड़ा, क्योंकि आजकल सारे काम फोन से होते हैं। 2 मिनट नीचे ही आए थे, फिर गए फोन लेके आए। तो सोचो आपका जीवन आज फोन के बिना कल्पना की जाए तो क्या होगा? मर जाएगा आधा देश।
क्योंकि आज के समाज में आपस में लोग बैठते ही नहीं है, बात ही नहीं कर रहे, वार्तालाप ही नहीं है। एक नई रिसर्च आई है कि माता अपने बच्चे से पीछा छुड़ाने के लिए काम करना फोन दे देती, तो बच्चों में वोकैबुलरी कम हो रही है, भाषा ज्ञान पिछड़ रहा है बच्चों का, भाषा दक्षता पिछड़ रही है बच्चों। क्यों? अब माँ को भी ड्यूटी करनी है, एकांकी परिवार है, संयुक्त परिवार है ही नहीं जहाँ बच्चे को दादी देख ले, बुआ देख ले, चाची देख ले, ताई देख ले, नहीं है। अकेली माँ, हमने मतलब कि हस्बैंड वाइफ है, सो कॉल्ड प्राइवेसी चाहिए आपको, प्राइवेसी चाहिए तो आपके एकांकी परिवार है। ओ आई डोंट अलाउ डिस्टर्बेंस इन माय फैमिली, इट्स माय प्राइवेसी। कहाँ गई वो प्राइवेसी? क्योंकि बच्चे को कोई संभालने वाला ही नहीं है। तो बच्चे को आपने मोबाइल दे दिया, बच्चा मोबाइल में, मोबाइल, आजकल के बच्चे तो वैसे ही रोबोट पैदा हो रहे हैं, पता नहीं भाई कैसे बच्चे हैं, मोबाइल दे तो चुप हो जाएंगे, टीवी का उठा तो चुप हो जाएंगे। तो वो तो बड़े भी यही तो कर रहे हैं। ऐसे ही तो धीरे धीरे डीएनए अनुवांशिक की चीजें आती हैं, यूं ही आती हैं एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में। तो आप सोचो वहां कोई टेक्निकल फैसिलिटी नहीं है, और उस समाज में उनको ये पता था कि लोथल से बंदरगाह हुई, 3,000 जहाज हाँ होते थे पानी के व्यापारिक जहाज। कृत्रिम बंदरगाह, दुनिया का सबसे प्राचीनतम गोदीवाड़ा और कृत्रिम गोदीवाड़ा लोथल। कैसे उन्होंने जहाज बनाए? 3,000 साल पहले, कम से कम 3,500 तो मान ही लो, और 2,500 मानोगे तो 5,500 हो गए। औसतन 5,000 साल पहले उनके दिमाग में कैसी स्किल्स थी कि उन्होंने लोथल में बंदरगाह बना दी। मोहनजोदड़ो से ईरान तक व्यापारिक मार्ग जा रहे हैं, कोई कंपास उनके पास, वो आज के कंपास नहीं है, फिर भी उनको पता है समुद्र में रास्ते में व्यापार कर। 5,000 साल पहले। कल्पना कर सकते हो? घर बने हुए, कैसे घर बने हुए? मेन सड़क अलग है, साइड की सड़कें अलग हैं, इंटीरियर सड़कें अलग हैं, सबकी लंबा चौड़ाई के अनुपात अलग अलग है। मेन सड़क के ऊपर सीवरेज होल है, पिलरों के ऊपर लालटन रखने की व्यवस्था है, डस्टबिन तक रखे हुए हैं। कचरा, आज आजादी के 60 साल के बाद इस देश के लोगों को होश आया, राष्ट्रीय स्वच्छता मिशन। अब थोड़े बहुत हमारे प्लेटफॉर्म ऐसे हुए हैं जहां हम नाक बंद किए बिना खड़े हो सकते हैं। आज से 10 साल पहले भारतीय रेलवे के प्लेटफॉर्मों की आपको थोड़ी बहुत मेमोरी याद हो तो पता चलेगा कितनी दुर्गंध आती थी, क्योंकि लोगों के जहन में नहीं था हमें साफ सफाई से रहना है। सरकार ने पुश किया, प्रमोट किया, सोशल मीडिया का सहारा लिया, धीरे धीरे लोग जागरूक हुए, हाँ भाई हमारा शहर है, हमारा नगर है, हमारा गांव है, हम साफ नहीं रखेंगे तो कौन। घर को साफ किया, कूड़ा पॉलिथीन में डाला, और गली के अंदर चाहे वो किसी के सिर पे गिरे, कुछ भी गिरे, कोई मतलब नहीं। तो विल यू बी कॉल्ड सिविलाइज्ड? आपने सिर्फ ड्रेस पहन ली, अच्छी खासी प्रेस कोट, 3 पीस, ऐसे पिचकारी मार दिया आपने, सब जगह लाल बना दिए, जीने, पेड़े, सीढ़ियां, तो सिर्फ कोट पैंट पहनने से आप सिविलाइज्ड हो गए क्या? तुमसे तो अच्छे नंगे आदिवासी थे। तो कम से कम वो अपनी गुफाओं को, कंदराओं को साफ तो रखते थे। तो सिर्फ कपड़े पहनने से, उच्च डिग्रियां लेने से तुम सभ्य हो? अच्छा, आप गलती से कहीं किसी एक ऐसे टापू में पहुंच गए जहां लोग नग्न हैं, कपड़े नहीं उनके पास, लेकिन उनके जो व्यवस्था है घर की, उनकी झोपड़ियों की, उनके खान पान की, वो बिल्कुल नीट एंड क्लीन है। ना फालतू की भड़क है, ना कोई टेंशन है, ना ऑफिस का, ना प्रेशर है कोई, ना कोई उनको प्रोजेक्ट देना है, खा रहे हैं आराम से, शांत होकर जी रहे हैं, कोई टेंशन नहीं है। अपने जड़ी बूटियों से, अपने पौष्टिक भोजन अपने वन उत्पादों से ले रहे हैं, लेकिन साफ सुथरा, वेल मैनेज। और आपके घर अच्छे खासे फर्नीचर हैं, लेकिन साफ सफाई नहीं है, गली में सीवरेज से बदबू आ रही है, लाइट है ही नहीं। तो आप सभ्य हुए, आप डेवलप्ड हुए,
या वो डेवलप? कौन डेवलप? सर व्हाट इज द क्लास टाइम टेबल? भाई आज क्लास का थोड़ा सा टाइम टेबल चेंज हुआ है, 8:30 ही रहेगा, सॉरी 11 बजे। 11 बजे से 1:30 बजे तक, 12:30 तक 1.5 घंटे क्लास रहा करेगी आपकी। और रिकॉर्डेड वीडियो हम मैनेजमेंट से पूछ के लगातार हाथों हाथ शायद मिलते रहते होंगे। तो अभी जुड़े हो आप क्लास से बेटा? रजत बोल रहे हो? तो जो मैं बोल रहा हूँ कि सिविलाइज का मतलब क्या भाई? अच्छे खासे कपड़े पहन लिए लेकिन पान से भर दी सड़क तुमने, तुम सिविलाइज हो? तुम पढ़े लिखे हो? तो 70 साल के बाद भारत देश की जनता इतनी जागरूक हुई है कि हमें अपना नगर साफ रखना है, हमें अपनी कॉलोनी साफ रखनी है, हमें नालियां साफ। गांव में, छोटे शहरों में नालियों पे पानी निकलने पर लड़ाइयां हो जाती हैं, सिर फूट जाते हैं, कोर्ट में केस चले जाते हैं, पुलिस केस हो जाता है। तुम कहां से सिविलाइज हो? तुम उनका मुकाबला करोगे जहां अच्छी खासी नालियां, साफ सुथरे मेन होल, सीवरेज सिस्टम था, जहां कोई किसी प्रकार का युद्ध का साक्ष्य नहीं मिलता। तो तुम उनसे सिविलाइज हो क्या? इसलिए सिविलाइज का मतलब सिर्फ कपड़े पहनना, इंग्लिश बोलना नहीं होता। अच्छे खासे हाई कॉलर कपड़े हैं, जूते, पैंट, बूट, तुम बिल्कुल लैंडलॉर्ड बन के जा रहे हो, अच्छा खासा बैग है, ओ वेल इंग्लिश स्पोकन पर्सन, तुम सिविलाइज हो जाओगे इससे। थोड़ा सा 2 मिनट में तुम्हें जाति और धर्म के ऊपर बोल दिया, तुम आग बबूला हो जाते हो, तुम्हारे अंदर मेच्योरिटी नहीं है, सींग फंसा लेते हो, तुम सिविलाइज हो जाओगे? व्हाइट कॉलर से ही सिविलाइजेशन हो जाता है? आपको छाया समझ में? सिविलाइजेशन का मतलब क्या? किताबी ज्ञान और रट्टू तोता बनने से ये चीजें समझ में नहीं आती। तो फैक्ट है, तो पढ़ना पड़ेगा भाई, कौन सा स्थल किस नदी के किनारे, दाएं बाएं सारी चीजें। लेकिन बच्चों को तुम पढ़ाओ भी तो गे, बच्चों को पढ़ाओगे तो तुम्हें पता होना चाहिए एनालिटिकल अप्रोच से बच्चों को समझाने का तरीका। चाहूं तो मैं 2 क्लास में हड़प्पा सभ्यता खत्म हो जाए, क्या है भाई? लेकिन नहीं, तुम्हें रट्टू तोता थोड़ी बनना, तुम्हें समझ भी होनी चाहिए। तुम टीचर बनोगे, बच्चों को कैसे इंटरेक्ट करना है, उनके अंदर जी कैसे। अब देखो मैं जो बातें बता रहा हूँ, ये तुम्हारा मन सुनने का, हाँ सर और बताओ ये क्या मतलब? इसमें इंटरेस्ट क्रिएट करना टीचर की जिम्मेदारी होती है, बच्चों की नहीं होती। मैं सिर्फ यहाँ लिखवाता जाऊँ, बोलता जाऊँ, लिख लो भाई ये पॉइंट, ये तो किताबों में भी है भाई, मैं कोई अलग लिखवाऊंगा क्या? तो सिविलाइजेशन का मतलब उस प्रॉपर समय में, उस समाज में क्या मान्यताएं थी, जीवन शैली कैसी थी, धर्म के ऊपर और व्यवसाय के ऊपर उनकी अप्रोच क्या थी, वो क्या सोचते थे, जीविका के साधन क्या थे, बोर हो जाते हैं तो मनोरंजन के साधन क्या थे, खान पान कैसा था, इस सब को मिलाकर सभ्यता बोलते हैं। तो कुछ इतिहासकार ने माना है कि जो सिंधु सभ्यता है, हमें इतिहासकारों का नाम लेने का मतलब नहीं है, सिंधु सभ्यता है वो मेसोपोटामिया की कॉलोनी थी। मेसोपोटामिया में जो लोग निकल के आए उन्होंने ही सिंधु सभ्यता का विकास किया। मार्टिन मिलर हुआ, मार्शल हुआ, कई ऐसे जो अभी मैंने नाम लिखे। भाई मेसोपोटामिया जो बताया था, ईरान, इराक सॉरी, मेसोपोटामिया का मतलब क्या होता है? दो नदियों के बीच का उपजाऊ क्षेत्र, जिसे हम दोआब कहते हैं, वो मेसोपोटामिया है। दजला और फरात, दो नदियों के बीच में इराक के अंदर जो क्षेत्र है वो मेसोपोटामिया है। उसमें सुमेरियन सभ्यता भी आएगी, बेबीलोनियन सभ्यता भी आ जाएगी, मेसोपोटामिया की पार्ट। तो मतलब तुम्हारी जो हड़प्पा सभ्यता है वो मेसोपोटामिया का उपनिवेश थी। लेकिन यहाँ कुछ बातें हैं। पहला कि मेसोपोटामिया का उपनिवेश थी तो घर एक जैसे नहीं है। मेसोपोटामिया में उतने कच्चे और उतने बड़े घर, ईंटों के बने हुए घर नहीं है जितने हड़प्पा सभ्यता में है। दूसरा, मेसोपोटामिया की जो लिपि है उसमें 1300 चिन्ह है, जबकि इसकी लिपि में 396 चिन्ह है, मोहनजोदड़ो की या हड़प्पा में। तो इसका मतलब जब वो उसका उपनिवेश थी तो लिपि भी सेम होनी चाहिए। प्लस जो
मोहनजोदड़ो के नगर हैं वो बड़े हैं, खुले हैं, व्यापक हैं, सीवरेज सिस्टम उच्च कोटि का है, प्रकाश की व्यवस्था अच्छी है। ऐसी मेसोपोटामिया में भी नहीं मिलती। दुमिजला घर है हड़प्पा में, मोहनजोदड़ो में, ऐसा मेसोपोटामिया में नहीं मिलता। तो भाई वो अगर उपनिवेश आकर यहाँ बसाते हैं भारत में तो वैसे ही घर होने चाहिए थे। यहाँ दो मंजिला बनाने का ज्ञान हो गया, वहां नहीं था। तो इस प्रकार कुछ कुछ लोग कहते हैं कि भाई आर्यों के ही एक बसाई हुई सभ्यता थी, बाद में आर्य अलग हो गए। यहाँ भी बात सही नहीं सिरे चढ़ती, क्योंकि आर्य जो युद्ध प्रिय जाति है, इनका प्रमुख पशु है घोड़ा। इनको अभी तक हम ये सर्टिफाई नहीं कर पाए कि इनके पास घोड़ा था या नहीं था। हड्डियों के अवशेष तो मिले हैं घोड़ों के, लेकिन इससे ये नहीं पता चलता कि वो घोड़े से परिचित थे या नहीं थे। भाई घोड़ा इधर दबा, मैं इधर दबाऊं, मुझे क्या पता यहाँ घोड़ा है। तो इसके आधार पर ये आर्यों को पूर्वज नहीं माने जा सकते। दूसरा, ये शांति प्रिय जाति थी, युद्ध का अभ्यास तो करते थे लेकिन लड़ाके नहीं थे, लड़ाकू प्रिय नहीं थे। जबकि आर्य जो है युद्ध का अभ्यास करने के साथ साथ लड़ाकू प्रजाति के थे। आर्यों में लोहे का प्रयोग पर जो ज्यादा है, यहाँ पर लोहे का कुछ प्रयोग है ही नहीं, तो इसलिए आर्य सभ्यता का भी ये पूर्वागामी नहीं माने जा सकते। तो ये कुछ बातें ऐसी होती हैं जो हड़प्पा सभ्यता की कुछ बेसिक चीजें बताती हैं। तो आज की क्लास हम इसी भाषण के आधार पर समाप्त करेंगे, क्योंकि कल की क्लास में हम इसके फीचर्स, नगर विश्लेषण करेंगे और लगभग कोशिश करेंगे कि सारे नगर इसमें पूरे आ जाएं। नगर आ जाएंगे, विशेषताएं आ जाएंगी, अलग अलग नगरों के अंदर क्या चीज़ मिली है ये पता चल जाएगा। फिर इसका समाज, धर्म और संस्कृति करेंगे, फिर लास्ट में पतन करेंगे। तो कोई भी डाउट है बच्चों आज की क्लास का, कोई और बात पूछनी हो तो 5-6 मिनट हैं, हम डिस्कस कर लेते हैं, क्योंकि हर क्लास में 4-5 मिनट बच्चों से वार्तालाप होनी चाहिए। फीडबैक पता चले कि भाई आपको कोई प्रॉब्लम तो नहीं आई आज की क्लास, लगाई है या नहीं लगाई है, बच्चे लेट आए हैं नहीं लाए हैं, कोई और इश्यू हो, कोई और मैनेजमेंट का कोई बात हो। जैसे अभी आपने कहा कि सर गेट इट व्हेन वी विल गेट रिकॉर्डेड वीडियो एज सुन एज पॉसिबल आई विल प्रोवाइड यू फ्रॉम द कॉन्टेक्ट ऑफ मैनेजमेंट। तो मैं जैसा भी होगा वो आपको उपलब्ध कराएंगे। कोई और डाउट हो इनके अलावा आज की क्लास में? कोई भी डाउट भाई, ताकि हम थोड़ा और वार्तालाप करना चाहते हैं अगर बच्चे लाइव हैं तो, क्योंकि अब समय इतना है कि हम नया, कहते हैं ना, नए छत्ते में हाथ नहीं डालेंगे अब, क्योंकि वो छिड़ जाएगा, पूरा होगा ना, तो हम कल ही करेंगे। चलो भी, तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए नमस्कार। और 2 चीज़ें बताई थी मैंने, रिवीजन और प्रैक्टिस। तो क्लास का रिवीजन भी होना चाहिए और उसकी प्रैक्टिस भी होनी चाहिए। पिछले पेपर की थोड़ा सा हम भी प्रैक्टिस करेंगे PYQ की, समय थोड़ा सा सिलेबस पूरा हो जाए उसके बाद। ऐसे नहीं है कि अभी तुमने पढ़ाई नहीं और हम प्रैक्टिस करने लग जाए, नहीं, थोड़ा सा सिलेबस पूरा होने दो फिर करेंगे। क्लियर? तो कल की क्लास में हम फिर आगे चलेंगे इससे, साइट्स, नगर क्या है, क्या क्या विशेषताएं, किसने खोजा, क्या मिला है, ये सारी चीज़ें बताएंगे। मिलते हैं बच्चों कल के लिए। नमस्कार, धन्यवाद।